9 जून 1925। मैं अपनी पहचान के बारे में कुछ बता नहीं सकता। बताऊं भी तो क्या? कोई नाम ही नहीं, कोई जानने वाले ही नहीं। जब आंख खोले तो खुद के सिर पर एक चोट का निशान पाया और जेब में बस कुछ पैसे थे और पुरानी यादें सब कुछ जैसे मिट चुकी थी। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफी दिन तक मैंने किसी वैद्य के पास जाकर इलाज करवाया और उसके बाद फिर इधर उधर भटकता रहा। मेरी हालत कोई बढ़िया नहीं थी। खाने के लाले थे, जेब में पैसे भी अब खत्म होने को चले थे। भीख मांगने तक की हालत हो चुकी थी। उसी में ही जैसे तैसे गुजारा लेना पड़ रहा था। मेरी हालत पर कुछ लोग मुझे यही कहते थे कि शायद मेरे किसी पाप की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है और हरिद्वार जाने से मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इसी वजह से 1 साल पहले मैं धर्म नगरी हरिद्वार में आया था। मेरे पाप धुले या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत से साधु लोग मिले। ये साधु लोगों में से बहुत से बूढ़े और कुछ जवान थे। इनका एक दल था जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे थे। इन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैं भी इनके साथ ही चल पड़ूं। मैंने भी सफ़र का रास्ता चुना और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके गढ़वाल में पड़ने वाला ये अति सुंदर शहर आदिकाल से ही अपनी रमणीक नज़रों और शांत वातावरणों के लिए मशहूर रहा है। हम लोग भोलेनाथ का नाम जपते जपते पैदल यात्रा करते रहें। जहाँ रात पड़ती उधर ही पड़ाव डालते हैं। अपने साथ थोड़ा राशन लेकर चलते थे ताकि खाना बनाकर रात को विश्राम कर सकें। हमारे साथ अन्य तीर्थयात्री भी थे जो कि आम लोग थे, कुछ स्त्रियां और कुछ मर्द, ज़्यादातर बूढ़े और कुछ अधेड़ लोग थे, जिनमें से बूढ़े इस वजह से जा रहे थे कि तीर्थ यात्रा के दौरान ही अगर मर जाएं तो वहाँ इस दुख नगरी जगत से छुटकारा पा जाएंगे, और अधेड़ लोग इस तीर्थ यात्रा के सुकून और मौज मस्ती की वजह से जा रहे थे। मुझे याद है एक दिन जब हम रुद्रप्रयाग के सुंदर शहर से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक गांव में ठहर गए थे। यहाँ पर उस समय हमने पहली बार एक खास बात पर नज़र डाली। वहाँ के लोगों के चेहरों पर जैसे डर था। हम लोगों ने एक सराय में रात बिताने के लिए चुना, लेकिन सराय का मालिक 14 लोगों को अपने सराय में एक साथ नहीं ठहरा सकता था। इसलिए तय किया गया कि सारे मर्द सराय के बाहर खुले मैदान में सोएंगे और बूढ़े और औरतें अंदर। रात के समय में हम लोगों ने अलाव जलाया और आग तापने लगे। मैंने एक सवाल एक साधु से पूछा, बाबा जी, ये यहाँ के लोगों पर आपने ध्यान दिया? खासकर वो सराय का मालिक, वो बार बार हमें घूर कर देख रहा था। ऐसी क्या बात हुई? तो इस पर साधु बोले, बेटा, ये लोग हमसे नहीं उससे डर रहे हैं जो रात के अंधेरे में निकलता है और बस शिकार करता है। उसे सिर्फ शिकार से ही मतलब है। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए दोबारा पूछा, मतलब कौन? ऐसा कौन है? तो इस पर साधु ने कहा, वो आदमखोर पिशाच। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आदमखोर पिशाच का साया है। वो रात को निकलता है और बस शिकार करता है। उसे सिर्फ खून से मतलब है और इंसानी मांस से। उनके बगल में हाथ सेक रहा जवान साधु बोला, अरे कोई आदमखोर नहीं, बल्कि तेंदुआ होगा।
बूढ़ा साधु बड़ी ही शांति से बोला, जो मर्जी कह लो, मगर वो तो साक्षात मौत ही है। कितने असहाय लोगों का खून पीने वाला और मांस का स्वाद चखने वाला एक जीव है वो, एक राक्षस। उसी से ये लोग डरते हैं। जवान साधु ने बूढ़े साधु का चेहरा देखा और उसने फिर खिसियाई हुई एक हंसी में एक दुत्कार भरी आवाज निकाली, जिसे सुनकर किसी को भी लगता कि वो बूढ़े साधु का मन मजाक बना रहा था। बूढ़ा साधु इससे थोड़ा चिढ़ गया और बोला, जब सामने आ जाएगा ना तो यह हंसी उड़ जाएगी तुम्हारे चेहरे पर और घिघी बन जाएगी। जानते हो वो कितना खूंखार और चालाक है। दरवाजे खोल देता है, घर की खिड़कियों पर खून के धब्बे लगाता है। तुम नहीं जानते, हो भी सकता है कि यह आदमखोर वाली बात सच हो। मैं नहीं कहता कि मैं मानता हूँ, मगर मैं इसे धुतकारता भी नहीं हूँ। युवा साधु जो कि अभी तक खिखिया रहा था, उसके जवान खून ने उबाल मारा। जवान तो था ही, बुढ़ापे का ज्यादा रोग वैसे भी जवानी सहन नहीं कर सकती। उसने बूढ़े के सामने गुस्से के मारे अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और बोला, अरे ताऊ, अगर कोई तेंदुआ या आदमखोर जो भी है वो अगर आया ना तो इसी त्रिशूल से उसके टुकड़े कर दूंगा। अब ये तो मालूम नहीं कि जवान साधु किस प्रकार की शक्ति का स्वामी था, लेकिन एक बात थी कि उसके दावे में जैसे बड़ा चमत्कारी प्रभाव था। सभी मर्दों ने चैन की सांस ली और जल्दी से आग के पास ही दुबक कर सो गए। लेकिन अगले दिन जागते ही सभी ने एक खौफनाक नज़ारा देखा। सभी मर्द तो वहीं पर थे, लेकिन जवान साधु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उधर खून के निशान देखे, जिसके पीछे पीछे जाने पर हमें उसका आधा खाया हुआ शरीर नजर आया, जिसके सर के पास ही उसका त्रिशूल गड़ा था। लोगों ने अनेक तरह की बातें बनाई। बहुत से लोग डर गए और वापस भी चले गए, मगर हम कुछ साधु लोग, हम लोग जैसे तैसे केदारनाथ तक पहुँचे और फिर वहाँ मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। चढ़ाई के दौरान किसी टीले जैसे क्षेत्र पर मेरा पैर पड़ा और फिर एकदम से मैं सर के बल जमीन पर जा गिरा। कुछ देर तक शायद मैं बेहोश भी रहा, मगर जब मैं जागा तो फिर मुझे मेरा अतीत याद आ गया। मेरा नाम देवराज यादव था और मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। घर पर बीवी और एक 5 साल का बेटा भी था। मुझे सब कुछ जैसे याद आ चुका था। मैंने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया और फिर तीर्थ यात्रा पूरी करके मैं वापस अपने घर पहुंच गया। अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का।
बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और झुकझुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान। मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुँचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूट कर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपये लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपये में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है, रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था। तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं? देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह। जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने एक जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा, अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ, आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं, अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे,
मैं और तेरा दादाजी, वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे। फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा, यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों, मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं, बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा, तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ, एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या, कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, हालांकि ये घटना थोड़ी पुरानी है, मगर वो घटना इतनी ज़्यादा अजीब है कि मुझे आज तक अच्छे से याद है। वो साल था 2007। यह उन दिनों की बात है जब मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उस रात जब हम सारे दोस्त अपना अपना काम निपटाकर घर की ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त नितिन ने कहा, यार, घर जाकर क्या करेगा, चल आज पार्टी करते हैं। मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया है रोहित के घर पर, क्या बोलता है? तो इस पर मैंने कहा, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर। जिसके बाद हम लोग फैक्ट्री से घर ना जाकर सीधे रोहित के घर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर देखा तो रोहित ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। वहाँ पर पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम था। हालांकि मैं पीता नहीं था, मगर दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी मज़े किया करता था और चखने का सामान मैं अकेले ही सारा खा जाया करता था। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा था। सारे दोस्त पीने पिलाने में बैठ गए और मैं उन लोगों के साथ बैठ बातें करने लगा और खाने पीने का सामान टटोलने लगा। यूं ही कुछ देर तक दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने के बाद अचानक मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि घड़ी में वक्त हो रहा था 12:15 का। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार सुनो, अब मुझे चलना चाहिए, घर पर मेरी बीवी अकेली है। तो इस पर मेरे दोस्तों ने कहा, हाँ भाई, तब तो तू जा, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। जिस पर मैंने अपने दोस्तों से अलविदा लिया और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। बाइक चलाते हुए मुझे ठंड का एहसास हो रहा था और ऐसा हो भी क्यों ना, दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो चल रहा था, कड़ाकेदार ठंड थी
मेरे हाथ लगभग कांप ही रहे थे हैंडल पर, मगर फिर भी मैं किसी तरह से बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। रोहित का घर रिहायशी इलाकों से अलग एक सुनसान जगह पर था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर रोहित ने इस सुनसान जगह पर घर लिया है क्यों। ना ही यहाँ कोई सुविधा है और ना ही ज़्यादा लोग रहते हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलने से ही मतलब था। इसलिए मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान, ना ही कोई इंसान। मैं किसी तरह बाइक चलाते हुए अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा नजर आया। मैं चौंक उठा और मैंने बाइक को ठीक उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था। देखने से उसकी उम्र यहीं कोई 5-6 साल की रही होगी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये छोटू बच्चा इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात के क्या कर रहा है। तो मैंने बाइक का इंजन बंद करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या वो छोटू, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात का? तुम्हारा घर कहाँ है? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, भैया मेरा कोई घर नहीं है, मैं बस यहीं इस रास्ते पर ही रहता हूँ। तो इस पर मैंने कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो इस पर उस बच्चे ने कहा, वो उधर आगे सड़क के किनारे, मैं उधर ही जा रहा था। तो इस पर मुझे दया आ गई और मैंने उस बच्चे से कहा, ठीक है, चलो आओ मेरे साथ, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने उस बच्चे को सामने बिठा लिया। पता नहीं पीछे सही से बैठ पाएगा भी या नहीं, कहीं गिर ना जाए, यही सोचकर मैंने उसे सामने बिठा लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। अभी मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उस बच्चे के पैर मेरे पैरों से टकरा रहे हैं। इस पर मैंने कहा, बेटा अपने पैर आगे जो लोहे के रॉड है ना, उस पर रखो। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पैर वहाँ नहीं जा रहे हैं अंकल। तो इस पर मैंने कहा, क्यों नहीं जा रहे? इतना कहते हुए मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी रूह एक पल को कांप सी गई। मैंने देखा कि उस बच्चे के पैर एकदम लंबे हो गए हैं और बाइक के टायर तक पहुंचते हुए बिल्कुल ज़मीन पर घसीट रहे हैं। मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस बच्चे के पैर इतने लंबे हो कैसे गए। तभी मैंने एकदम से बाइक रोका और मेरे बाइक रोकते ही उस बच्चे ने पलटकर मेरी तरफ देखा, मगर वो पलटा नहीं, उसने पूरी गर्दन ही मेरी घुमा घुमा दी। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल चमक रहे थे और वो एक डरावनी हंसी हंस रहा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाइक वहीं छोड़ा और वापस दौड़ते हुए बिल्कुल रोहित के घर की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे रोहित के घर वापस पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उनमें से ज़्यादा लोग तो नशे में धुत थे। मैं पूरी रात रोहित के घर पर ही रुका रहा और सुबह ही मैं वापस गया। मैंने देखा रास्ते पर मेरी बाइक गिरी पड़ी थी, जिसके बाद मैंने बाइक उठाया और सीधे घर गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रोहित के घर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।